हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं इल्यूमिनेशन के बारे में, यानी कि प्रदीप्ति के बारे में। आप सभी को पता है इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी में। चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हरियाणा एलएमएसए का जो एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, उसके अंदर भी 2 सवाल आए पूछे गए थे इस चैप्टर से। और जो 2020 में एचएसएससी एएलएम का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी इस चैप्टर से 3 सवाल पूछे गए थे। इसलिए जो चैप्टर है ये एचएसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, बल्कि ये जो सेंटर के एग्जाम होते हैं ना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वहां पर भी इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। कल हमने लास्ट में कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे एब्जॉर्प्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर और जो परेषण फैक्टर उनके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास भी हम कुछ फैक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया और डेप्रिसिएशन फैक्टर हो गया। स्पेस हाइट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में हम। और जो लॉज हैं इल्यूमिनेशन के, जो लॉ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम जो होते हैं इसके अंदर इल्यूमिनेशन के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। और कुछ लैंप है जिनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में, यानी कि उपयोगिता गुणांक होता क्या है। देखिए, उपयोगिता गुणांक क्या होता है, किसी भी कक्ष में उपयोग किए गए प्रकाश और उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात ही यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये बनता है उपयोग की गई प्रदीप्ति बटा में उत्पन्न की गई प्रदीप्ति, ये होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। उपयोग की गई प्रदीप्ति बटा में उत्पन्न की गई प्रदीप्ति। यहां से हम क्या समझे कि जो यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान है वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रदीप्ति उत्पन्न की गई है ना उससे ज्यादा उपयोग की जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में 2 बल्ब जगाए जा रहे हैं, दो दो बल्ब जग रहे हैं इसके अंदर, और बंदा केवल एक बैठा है इसके अंदर पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर उस बिजली, उस रोशनी का जो प्रकाश है वो, उसका उपयोग यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं इसी क्लास के अंदर, इसी रूम के अंदर 5 बच्चे बैठ जाएं, तो क्या है, उस रोशनी का जो है यूटिलाइज ज़्यादा होगा, उसको उपयोग ज़्यादा किया जाएगा। यही होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि जो प्रकाश उत्पन्न किया गया है उसको उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान जो है अधिकतम होना चाहिए। अब हम समझते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है। कौन सा फैक्टर? डेप्रिसिएशन, यानी कि अवपात गुणांक क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति बटा में वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति। किसका? डेप्रिसिएशन फैक्टर का ये मतलब निकलता है कि सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति बटा में वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति। इसका मतलब ये बना है कि जब एक रूम के अंदर सभी वस्तुएं साफ रखी गई हैं, कोई धूल मिट्टी वहां पर नहीं है, ना दीवारों पर है ना छत पे है, तो वहां पर क्या है, रोशनी ज्यादा आएगी। लेकिन मान लेते हैं एक वास्तविक अवस्था जहां पर धूल मिट्टी भी जमी हुई है, ठीक है, इतनी साफ सुथरी जो दीवारें नहीं है, लेंटर नहीं है, छत नहीं है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, रोशनी कम बनेगी, क्योंकि वहां पर जो है एब्जॉर्प्शन है, जो अवशोषण है रोशनी का, वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब वस्तुएं साफ होती है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण जो है कम होता है। इसलिए अवपात गुणांक का मान 1.2 से 1.4 के बीच में रहता है। कितने के बीच में? 1.2 से 1.4 के बीच में रहता है। और एक फैक्टर होता है डेप्रिसिएशन का उल्टा, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। क्या कहते हैं? मेंटेनेंस फैक्टर, यानी कि रख रखाव गुणांक।
जिस तरीके से इसमें ऊपर लिखा गया ना, सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, और नीचे है वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति। तो मेंटेनेंस फैक्टर क्या बनता है? वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति, वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति बटा में वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति। देखिए एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए इसमें ना डेप्रिसिएशन फैक्टर में हमने क्या देखा, ऊपर लिखा गया है सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, और नीचे है वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति। और इस कंडीशन में जो मान होता है 1.2 से 1.4, यानी कि एक से अधिकतम ही होता है डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान। लेकिन जो मेंटेनेंस फैक्टर है इसका मान हमेशा लेस देन 1 होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा एमएफ का मान, यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर का मान। क्योंकि हमें पता है वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति होगी कम। अगर कहीं पर धूल मिट्टी जमी हुई है दीवारों पर या फिर छत पे, तो वहां पर क्या है, ज्यादा अवशोषण होगा रोशनी का, प्रकाश का। और नीचे वस्तुएं साफ होने, जब दीवारें भी साफ है, छत भी साफ है, जो वहां पर सामान रखा गया है वो भी साफ है, तो वहां पर प्रदीप्ति क्या है, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर प्रकाश का अवशोषण कम होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये डेप्रिसिएशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर। अब हम समझते हैं स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है? ये जब भी हम ना प्रकाश स्रोत की जब भी व्यवस्था करते हैं, जब हम बल्ब लगाते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको स्पेस हाइट रेशियो बताता है। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो प्रकाश स्रोत से ना तल की ऊंचाई देखनी चाहिए, यानी कि जहां पर प्रकाश आना है वहां पर हमें पहले ये देखना चाहिए कि कितने ऊपर हम उस बल्ब को लगाए। हमें इस हाइट पे बल्ब लगाना है, हमें इस हाइट पे बल्ब लगाना, या फिर किस हाइट पर बल्ब हमें लगाना चाहिए, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं जब हम बल्ब को लगाते हैं। ठीक है, और इस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए एक रूम है, ये एक ये रूम है और एक इतना बड़ा रूम है, तो ये दोनों में बल्ब अलग तरीके से क्या लगेगा। इसमें तो बल्ब है मान लीजिए छोटा लगेगा, और इस रूम में जो है हमें बल्ब बड़ा लगाना पड़ेगा। यानी कि ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जब हम बल्ब लगाते हैं तो हमें बल्ब क्षेत्रफल का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने क्षेत्रफल पर हमें वो रोशनी चाहिए है। ठीक है, और जो दीवार है, छत है, उनके रंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं वहां पर अवशोषण ज्यादा होता है रोशनी का, प्रकाश का। ठीक है ना, इसलिए हम जो दीवारें हैं वो हल्के रंगों से रंग करवाते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन कम हो प्रकाश का। और प्रकाश विधि पर भी डिपेंड है। प्रकाश विधि कैसी है, जैसे लाइटिंग, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है या फिर सेमी डायरेक्ट है, किस तरीके का लाइटिंग सिस्टम है वो अभी हम आगे समझते हैं। इन चार बातों का हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो तल से ऊंचाई, एक प्रकाशित होने वाले क्षेत्रफल का देखना हमें, और एक कलर जो होता है छत और दीवारों का, और एक प्रकाश विधि। इन चारों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम प्रकाश स्रोत की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अब हम जो है लाइटिंग सिस्टम को समझते हैं। सॉरी, उससे पहले ना हम दो नियम देख लेते हैं। जो लाइटिंग सिस्टम है हम वो बाद में देखेंगे, पहले हम जो नियम है प्रदीप्ति के नियम, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रदीप्ति के नियम कौन से हैं? दो नियम होते हैं प्रदीप्ति के। इल्यूमिनेशन के लॉ कितने हैं? दो लॉ हैं। एक जिसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वेयर लॉ, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम वर्ग नियम। ये नियम हमें क्या बताता है? प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? दूरी के वर्ग के, और प्रदीप्ति तीव्रता के समानुपाती होता है। इसके कहने का मतलब ये है, ई यानी कि इल्यूमिनेशन जो होता है वो समानुपाती होता है आई के, यानी कि इंटेंसिटी, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने पढ़ी है, प्रदीप्ति तीव्रता यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदीप्ति तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, आई। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के, यानी कि डी स्क्वेयर, यानी कि दूरी के स्क्वेयर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए इसको ना आसान तरीके से आपको बताता हूं। मान लीजिए ये तल है और यहाँ पर इस ऊंचाई पर क्या है, बल्ब लगाया गया है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर। तो इस नियम के अनुसार क्या बनता है, जो इनवर्स स्क्वेयर लॉ है वो हमें क्या कहता है कि इस तल पर जो यहाँ पर प्रकाश पहुंचा है, इस तल पर पहुंचने वाला जो प्रकाश है ये किसके समानुपाती होता है? जो प्रकाश इसकी किस तीव्रता से आ रहा है,
यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी के तो समानुपाती होता है। लेकिन जो इसके बीच की ये दूरी है ना, ये दूरी जो है इस बल्ब की और इस तल की जो बीच की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि डी स्क्वेयर, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना कम प्रकाश पहुंचेगा, और जितनी कम दूरी होगी इस बल्ब और तल के बीच में उतना ही ज़्यादा प्रकाश आएगा। ये हमें कौन कहता है? ये हमें इनवर्स स्क्वेयर लॉ, प्रतिलोम वर्ग नियम बताता है। आपको इसमें बात क्या ध्यान रखनी है, जो ये फॉर्मूला है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और समझ तो आपको आ गया होगा कि जो बल्ब है और वो जो प्रकाश का जो तल है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो भी मैंने आपको समझा दिया कि आप ये नॉर्मल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जितनी ज़्यादा दूरी होगी ना उतना ही तो कम प्रकाश आएगा। अब हम जितनी ऊंचाई पर बल्ब लगाएंगे, अब जमीन पर तो कम ही प्रकाश पहुंचेगा। ये हम नॉर्मल लाइफ से भी अपना पता लगा सकते हैं। अब जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? दूसरा नियम है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, यानी कि लैम्बर्ट्स का कोज्या नियम। ये नियम हमें क्या बताता है? मान लीजिए ये फर्श है, ये तल है, और बल्ब कहाँ लगा हुआ है? बल्ब जो है इस ऊंचाई पर यहां पर लगा हुआ है बल्ब। और लैम्बर्ट्स कोज्या नियम हमें ये कहता है कि इस तल पर पहुंचने वाला जो प्रकाश है ना, वो इसके बीच में बने कोज्या के समानुपाती होता है। मान लीजिए ये बल्ब है और बल्ब का जो प्रकाश है वो कहाँ पर? इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमने एक रेखा खींच दी यहाँ पर। तो जो इसके बीच में जो यहाँ पर ये एंगल बना है ना भाई, जो यहाँ पर ये एंगल बना है थीटा एंगल, तो ये समानुपाती होता है प्रकाश के, यानी कि ई समानुपाती होता है कोस थीटा के, कोस थीटा के। देखिए एक बार फिर से बताता हूं। मान लीजिए ये तल है और यहाँ पर क्या है? एक बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो अभिलंब बना है, जो हमने रेखा बनाई है इसके बीच की जो कोज्या होगी, यानी कि जो यहाँ पर थीटा का जो एंगल बना है ना, उसके समानुपाती होगा प्रकाश, यानी कि ई समानुपाती। तो यहाँ पर दोनों लो को अगर हम मिलाए तो यहाँ पर क्या बनता है? ई बराबर आई, यानी कि इंटेंसिटी बटा में डी स्क्वेयर कोस थीटा, कोस थीटा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये हमें क्या है? प्रदीप्ति के, इल्यूमिनेशन के दोनों लॉ हमें ये बताते हैं कि ई जो बराबर होता है आई बटा डी स्क्वेयर इंटू कोस फाई के। ठीक है भाई। और यहाँ से जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ से। चलिए आपको इसका एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ आपको। देखिए न्यूमेरिकल क्या पूछा गया है कि एक 800 कैंडला शक्ति के प्रकाश स्रोत से एक स्क्रीन 20 मीटर की दूरी पर है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? E इजिकल टू आई बटे डी स्क्वेयर कोस थीटा। क्या यहाँ पर हमें सब कुछ दिया हुआ है? हमें ये देखना पड़ेगा। 800 कैंडला शक्ति यानी कि सीपी हमें दे दिया 800, यानी कि इंटेंसिटी का मान कितना दे दिया? 800। और एक स्क्रीन 20 मीटर की दूरी पर है, यानी कि डी का मान भी दे दिया इसने 20, और उनके बीच का कोण 60 डिग्री, यानी कि इसने हमें कोस थीटा का मान भी दे दिया, कोस थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। अब क्या करना हमें? फॉर्मूले में इनका मान रख दो बस। आई 800 डी स्क्वेयर यानी कि 20 गुणा 20 इंटू कोस 60 का मान क्या होता है भाई? कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2। यहाँ से 0, 2 दूनी 4, और 2 से कटा ये 2 बार, और ये 2 से 2 बार कट गया। तो यहाँ पर ई का मान क्या बना? 1 लुमेन बन गया भाई। इल्यूमिनेशन का मान कितना बन गया? 1 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 लुमेन। पता चल गया भाई। इस तरीके के जो है ना न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बोला कि इस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आपको न्यूमेरिकल करके बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम समझते हैं प्रकाश व्यवस्था के प्रकार। जो प्रकाश व्यवस्था वो 5 प्रकार की होती है। या तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होगी, या फिर अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होगी, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होगी, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, और सामान्य प्रकाश व्यवस्था। देखिए इनको समझते हैं हर एक को। सबसे पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था को। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, ये इसका ये मतलब है कि जो 90% जो प्रकाश होगा ना वो डायरेक्ट जमीन पर आएगा, 90% प्रकाश नीचे आएगा,
और जो 10% का जो प्रकाश होगा वो इधर उधर फैल जाता है। 10% इधर उधर फैल जाएगा और 90% जमीन पर आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसके ऊपर जो ये इस प्रकार का रिफ्लेक्टर लगा रहता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में। इसका प्रयोग घरों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है, जहां पर ये लेंटर पर क्या है, छत पर लटका दिए जाते हैं। ऐसे बल्बों का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट जमीन पर आता है। एक होता है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, यानी कि इसमें जो है 60 से 90% का जो प्रकाश है वो नीचे की ओर आता है और 10 से 40% प्रकाश इधर उधर फैल जाता है या फिर थोड़ा ऊपर भी चला जाता है। ठीक है ना। अर्ध प्रत्यक्ष में क्या होता है, 60 से 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है और 10 से 40% प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। इसका प्रयोग क्या है, अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है, जहां पर जो है हमें इधर उधर ज्यादा प्रकाश को फैलाने की आवश्यकता होती है। इसमें जो है ग्लेयर कम होता है। ग्लेयर जो आपको कल बताया था मैंने, ग्लेयर यानी कि चौंध जो होता है या फिर जो चमक होती है वो इसके अंदर कम होती है। इसके अंदर प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के अंदर ये ज्यादा होती है ग्लेयर, अर्ध प्रत्यक्ष के अंदर ये कम होती है। एक होता है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है, 90% प्रकाश तो ऊपर छत की ओर रहता है। ये जो होते हैं ना प्रकाश, ये बल्ब, इसका जो मुंह है ये लेंटर की तरफ होता है, यानी कि छत की तरफ होता है। इसका जो प्रकाश है 90% तो ऊपर की ओर रहेगा और 10% जो इसका प्रकाश है वो इधर उधर या फिर नीचे की ओर आता है, तल पर पहुंचता है। ठीक है ना। इनके अंदर ग्लेयर नहीं होती है, यानी कि चोंध नहीं लगती है अगर इनके तरफ हम देखें भी तो, क्योंकि इनका जो मुंह है ये ऊपर की ओर खुला रहता है इनका, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिनेमा हॉल में, डांसिंग हॉल में, होटलों में सजावट जहाँ करनी होती है ना, वहां पर अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रकाश है वो सीधा इस लेंटर पर रहेगा, छत पर लगेगा और फिर क्या है वो प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है सजावटी कार्यों में उपयोग किया जाता है। एक होता है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष व्यवस्था होती है इसमें 60 से 90% जो प्रकाश है वो छत की ओर रहता है और 10 से जो 40% का जो प्रकाश है ना वो नीचे की ओर आता है। ये देखिए कैसे होता है, ये होता है इस तरीके से, यानी कि इसका जो प्रकाश है वो इधर उधर ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, यानी कि 60 से 90% प्रकाश तो छत की ओर रहेगा और 10 से 40% नीचे की ओर। इसके अंदर भी ग्लेयर कम होती है क्योंकि इसका भी जो मुंह है ये ऊपर की ओर खुला रहता है। और इसका प्रयोग भी सजावटी कार्यों में यानी कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं सामान्य प्रकाश व्यवस्था। इसको बोला जाता है जनरल लाइटिंग सिस्टम, भी इसको बोला जाता है जनरल लाइटिंग। ये होता है जनरल लाइटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है ऐसे गोल होता है, इसका जो प्रकाश है ना ये चारों दिशाओं में फैलता है। इस तरीके से चारों दिशाओं में इसका प्रकाश फैलता है। 50% प्रकाश नीचे की ओर रहता है और 50% प्रकाश ऊपर की ओर रहता है इसका। ठीक है भाई, सामान्य प्रकाश व्यवस्था यानी कि जनरल लाइटिंग सिस्टम। अब हम समझते हैं लैंप के बारे में। किसके बारे में, लैंप के बारे में। ये जो है ना ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। अब हम ना लैंप समझते हैं। लैंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंप कई प्रकार के होते हैं, जैसे उद्दीप्त लैंप। उद्दीप्त लैंप होते हैं इनकैंडेसेंट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, नियोन साइन लैंप, कार्बन आर्क लैंप। इनके अलावा भी कई लैंप होते हैं जिन्हें अन्य लैंप की कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे हेलोजन लैंप हो गया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, सजावटी लैंप हो गए। हमें पढ़ना है इन सभी के बारे में। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे उद्दीप्त लैंप यानी कि इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में। इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं ये दो प्रकार के लैंप होते हैं। एक होता है मेटेलिक फिलामेंट लैंप, यानी कि इनके अंदर जो फिलामेंट होगा वो मेटल का होगा, जैसे टंगस्टन। किसका होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। और एक होता है कार्बन फिलामेंट लैंप, ऐसा लैंप जिसके अंदर फिलामेंट जो है कार्बन की धातु का बना होता है। किसका, कार्बन का बना होता है।
जो उद्दीप्त लैंप होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप, ये क्या होते हैं, जब इनके अंदर विद्युत धारा हम देते हैं ना, तो इसके इनके अंदर से प्रकाश और उष्मा दोनों निकलती है, दोनों उत्पन्न होते हैं, प्रकाश भी और उष्मा भी। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जब ये चलते हैं। सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं मेटेलिक फिलामेंट लैंप के बारे में। देखिए, ये है मेटेलिक फिलामेंट लैंप। इसको मेटेलिक फिलामेंट लैंप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फिलामेंट हमने यूज किया है वो एक धात्विक होता है, यानी कि टंगस्टन फिलामेंट होता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये कोयल के रूप में आपको दिख रहा है ना, ये होता है फिलामेंट, जो कि टंगस्टन धातु का बना होता है। और जो ये बाहर का इनर पार्ट होता है, ये किसका, ये ग्लास बल्ब होता है, यानी कि कांच का बल्ब होता है। और इसके अंदर दो प्रकार, ये जो मेटेलिक फिलामेंट लैंप है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है वैक्यूम, वैक्यूम वाला, एक होता है गैस फील्ड, यानी कि इसके अंदर गैस भरी जाती है। यानी कि संरचना तो दोनों की एक जैसी ही होती है। फर्क क्या है, जो वैक्यूम होता है उसके अंदर, इस बल्ब के अंदर ना किसी भी प्रकार की वायु नहीं होती है, ना कोई गैस होती है। लेकिन जो गैस वाला होता है फिलामेंट लैंप, उसके अंदर, इसके अंदर गैस भरी रहती है। कौन कौन सी धातु की? आर्गन और नाइट्रोजन की। या तो आर्गन गैस भरी देंगे इसके अंदर, या फिर हम नाइट्रोजन, और उनका मिश्रण भी हम इसके अंदर भर सकते हैं। ये होते हैं फिलामेंट, मेटेलिक फिलामेंट लैंप। और देखिए यहाँ पर एक ना एक कांच का स्टैम्प होता है, यानी कि कांच का स्तंभ होता है, जिसके जिसकी वजह से इस फिलामेंट को लगाया जाता है, जिसकी हेल्प से, ठीक है, इसे सपोर्ट दी जाती है। नीचे कॉन्टैक्ट वायर होती है, यहाँ पर इंसुलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट होता है। ये स्क्रूड थ्रेड, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। ये नीचे जो होता है, ये आपने देखा होगा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर है, स्पोर्ट वायर लगे हुए हैं, ग्लास माउंट और स्पोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। ये होती है मेटेलिक फिलामेंट लैंप की संरचना। अब इसके कुछ पॉइंट होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले ना हम वैक्यूम वाले को समझ लेते हैं। देखिए, संरचना तो हमने समझ ली, संरचना वैक्यूम की भी वैसी होती है और गैस वाले की भी सेम होती है। लेकिन फर्क क्या है, वैक्यूम वाले के अंदर, इसके अंदर ना कोई गैस होती है, ना किसी प्रकार की वायु होती है। और जब हम इसके अंदर करंट देते हैं तो ये फिलामेंट बहुत गर्म हो जाता है। यानी कि पता है क्या, जो ये फिलामेंट होता है ना, ये ऐसी धातु का बना होना चाहिए जिसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, जिसका गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा होता है। और हमें पता है कार्बन का और जो टंगस्टन है, इन दोनों का जो गलनांक बिंदु है बहुत हाई होता है। जैसे टंगस्टन का मैं आपको बताऊं तो इसका जो गलनांक बिंदु होगा वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक होता है इसका 3422 डिग्री सेल्सियस। और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण जब हम इसके अंदर करंट देते हैं ना, और जब हम इस टंगस्टन के फिलामेंट के अंदर करंट देते हैं ना, तो ये क्या है, अपने उच्च प्रतिरोध के कारण उस धारा को अपने अंदर से गुजारने का विरोध करता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण ये अपने अंदर से एक प्रकाश उत्पन्न करता है। और मैंने आपको बताया था, जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। जो मेटेलिक फिलामेंट लैंप है, जो हम वैक्यूम की बात करें ना, वैक्यूम का जो 2300 डिग्री सेल्सियस तक कार्यकारी तापमान होता है, कितने तक? 2300 डिग्री सेल्सियस तक ये कार्य करता है। क्योंकि इसके बाद ना 2300 डिग्री सेल्सियस के बाद टंगस्टन जो धातु होती है वो वाष्पीकृत होना शुरू कर देती है। क्या होना शुरू कर देती है? वाष्पीकृत होना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो बल्ब है ना, बल्ब का भीतरी भाग जो है वो धुंधला पड़ जाता है। कैसा हो जाता है? धुंधला। 2300 डिग्री सेल्सियस के बाद ये धुंधला हो जाता है। और इसीलिए हमने इसका कार्यकारी तापमान बढ़ाने के लिए इस बल्ब के अंदर गैस डाली। क्या किया? गैस डाली। वैक्यूम का क्या है, जो कार्यकारी तापमान है वो 2300 डिग्री सेल्सियस है, ये था कम। लेकिन हमें क्या है, गैस डालकर इसका कार्यकारी तापमान बढ़ा दिया। अब करते हैं गैस वाले, इसे एक बार इसका वो देख लेते हैं हम। वैक्यूम वाले का जो रोशनी है कितना प्रकाश उत्पन्न करता है, ये करता है 8 से 10 लुमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करता है। कितना? 8 से 10 लुमेन प्रति वाट प्रकाश ये उत्पन्न करता है। और इसकी लाइफ की बात करें तो 750 से 850 कार्यकारी घंटे ये काम कर लेते हैं। 750 से 850 एवरेज है, ये एवरेज आवर है इसके, इतना ये कार्य कर लेते हैं। अब बात करें अगर हम गैस वाले की, गैस फिलामेंट लैंप की, तो इसके अंदर कौन कौन सी गैस मैंने आपको बताई? आर्गन और नाइट्रोजन, इनका मिश्रण, या फिर ये अलग अलग भी भरी जा सकती हैं।
ठीक है, गैस की जगह हमने आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भर दी, तो उसकी वजह से इसका जो कार्यकारी तापमान है वो 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस हो गया। 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इसके अंदर गैस गैस वाले फिलामेंट के अंदर ना फिलामेंट भी लंबा होता है, क्योंकि इसके अंदर कोइल्ड कोयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कोइल्ड कोयल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर केवल कोयल का सिंपल जो कोयल होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो गैस वाला फिलामेंट लैंप होता है इसके अंदर हम एक कुंडलित कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इसका फिलामेंट की लंबाई बढ़ जाती है, और इसके द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है वो 10 से 12 लुमेन प्रति वाट होता है। 10 से 12 लुमेन प्रति वाट होता है, यानी कि ये इससे वैक्यूम वाले से प्रकाश भी ज़्यादा उत्पन्न करता है। और इसकी कार्यकारी घंटे जो है कार्य करने की क्षमता वो 100 से 1200 घंटे होती है। एवरेज बताए 100 से 1200 घंटे ये कार्य कर सकता है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो गैस वाला फिलामेंट लैंप होता है इसको हम GLS बल्ब भी कहते हैं। GLS यानी कि जनरल लाइटिंग सर्विस, जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप इसे हम कहते हैं। इतना जो है आपको समझ आ गया होगा। वैक्यूम और गैस एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, आपको जो वैक्यूम वाला होता है इसके अंदर किसी भी प्रकार की गैस नहीं भरी होती है, जो भी वायु होती है वहां से बाहर भी वो भी बाहर निकाल दी जाती है। और ऐसे फिलामेंट का प्रयोग करते हैं जिसका गलनांक बहुत ही हाई होता है। और इसके अंदर हमने किसका यूज किया है? टंगस्टन के फिलामेंट का यूज किया है, जिसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और वैक्यूम वाले की हम बात करें तो इसका कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश है वो 8 से 10 लुमेन प्रति वाट होता है। अगर हम 2300 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर इस पे काम कराएंगे तो क्या है, जो इसका फिलामेंट है वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसका अंदर का भाग धुंधला पड़ जाता है। ठीक है, 750 से 850 घंटे तक ये कार्य कर सकता है। और ये ऐसे होते हैं जब हम इसके अंदर करंट देते हैं तो जो इसका फिलामेंट है ये अपने अंदर से करंट के गुजरने का विरोध करता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होता है। और आप सभी को पता है जो रेजिस्टेंस है करंट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, जिसके कारण ये जो है गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण ये प्रकाश उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है ये। फिर हमने समझा गैस वाले फिलामेंट के बारे में, गैस फिलामेंट लैंप के, जिसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये जो गैस होती है निष्क्रिय गैसेस होती हैं, निष्क्रिय गैस होती है, यानी कि इनर्ट गैस जो होती है ये आर्गन और नाइट्रोजन। क्यों इनको क्यों भरा गया है? ताकि इसका जो कार्यकारी तापमान है वो बढ़ाया जाए। कितना बढ़ गया इसका? 2300 से 2500 से 2700 के बीच में हो गया। और इसके अंदर हमने कोइल्ड कोयल का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ गई, इसके फिलामेंट की लंबाई बढ़ जाती है। और ये जो है रोशनी भी ज़्यादा देता है। कितना देता है? 10 से 12 लुमेन प्रति वाट देता है। और 100 से 1200 घंटे तक ये लगातार कार्य कर सकता है। जो सामान्य प्रकाश व्यवस्थाएं हैं उन वहां पर इसी का प्रयोग किया जाता है। जो आपने घरों में देखा ना, 100 वाट का जो बल्ब होता है, टंगस्टन फिलामेंट उसके अंदर लगा रहता है, वो हमारे घरों में ये गैस वाले ही बल्ब होते हैं, वो उनके अंदर गैस भरी रहती है। अब हम समझते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में। किसके बारे में? कार्बन फिलामेंट। देखिए, जो संरचना है ना दोनों की समान ही होती है, चाहे वो मेटेलिक फिलामेंट लैंप की आप बात करो, चाहे आप कार्बन फिलामेंट लैंप की बात करो, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर होता है। देखिए, एक ऊपर फिलामेंट लगा रहता है, फर्क बस इतना है, मेटेलिक वाले के अंदर हमने टंगस्टन का फिलामेंट देखा था, और कार्बन फिलामेंट लैंप के अंदर हमने कार्बन का फिलामेंट लगाया है। वैसे संरचना इसकी भी वैसे ही है। ये स्टेम लगा हुआ है, यानी कि कांच का एक स्तंभ लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से हमने क्या है ये फिलामेंट लगाया हुआ है इसे सपोर्ट करके। ठीक है, इसके अंदर भी लीड वायर होती है, ये होल्डर है। ठीक है, कि इसकी बायोनेट कैप कहते हैं, वो कैप कहते हैं, क्या कहते हैं? बायोनेट कैप। बायोनेट बायोनेट कैप इसे हम कहते हैं, नीचे वाले को। ठीक है, और यहाँ पर ये एक कांच का जो बार वाला भाग होता है इसका। और जो यहाँ पर जो हमने कार्बन यूज किया ना, कार्बन का फिलामेंट, इसका जो वो गलनांक होता है, गलनांक कितना होता है इसका? 3550 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसलिए इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। और प्रतिरोध का तो आपको पता ही है, कार्बन का प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। इसका कार्बन के बारे में हमने कार्बन ब्रूसिस में पढ़ा था, मोटर और जनरेटर वाले चैप्टर में। कार्बन के हम ब्रूस बनाते थे वहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध और जो ये होता है गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है। और कार्बन में एनटीसी प्रकार का भी होता है, ये तो एक अलग से पॉइंट है, ये मैंने बताया आपको, लेकिन एनटीसी यहाँ पर ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 3550 इसका गलनांक बिंदु होता है। और जो वर्किंग टेम्परेचर होता है इसका वो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस। और जो कार्बन फिलामेंट लैंप होते हैं ना, ये केवल वैक्यूम वाले होते हैं, केवल वैक्यूम वाले होते हैं, ये इनके अंदर कोई गैस नहीं भरी जाती। और वैक्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है जो कार्बन है वो वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2000 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इसका जो 2000 डिग्री सेल्सियस कार्यकारी तापमान होता है, अगर 2000 डिग्री सेल्सियस से अगर इसका तापमान ज़्यादा हो गया ना, तो ये वाष्पीकृत हो जाएगा कार्बन का फिलामेंट, जिसके कारण जो इसके अंदर का जो भाग होगा ये काला पड़ जाता है। मेटेलिक वाले में धुंधला पड़ गया था, लेकिन कार्बन वाले में काला पड़ जाता है ये बल्ब। और ये मैं आपको बता रहा था कि इसको वैक्यूम क्यों किया जाता है। वैक्यूम इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फिलामेंट के आसपास अगर वायु रहेगी ना, तो उसके जो कण है वो वाष्पित हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, यानी कि आयोनाइज हो जाएंगे, जिसके कारण इस कार्बन का क्या है? ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीनाइजेशन, यानी कि हम इसे कहेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है भाई। वैक्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि जो अगर यहाँ पर वायु के कण रहेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, जिसके कारण ये कार्बन का जो फिलामेंट है ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस ऑक्सीकरण को खत्म करने के लिए हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। और 2000 डिग्री सेल्सियस से अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या है? ये वाष्पीकृत हो जाएगा और इसके अंदर का भाग जो है काला पड़ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको कार्बन फिलामेंट लैंप समझ आ गया होगा। और इसका जो लुमेन प्रति वाट कितना प्रकाश उत्पन्न करता है? ये केवल 2.4 से 4 लुमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करता है, जो कि बहुत ही कम होता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है प्रकाश व्यवस्था में नहीं करते हैं। जहाँ पर हमें अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम कार्बन फिलामेंट लैंप का इस्तेमाल ना करके मेटेलिक फिलामेंट लैंप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रकाश है वो ज़्यादा होता है वैक्यूम वाले से, इसे कार्बन वाले से। इतना आपको समझ आ गया होगा। आज हमने समझा है इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में। किसके बारे में? इनकैंडेसेंट लैंप। और एक और पॉइंट है इनकैंडेसेंट लैंप से मतलब रिलेटेड, क्या है? ये अगर ज़्यादा वोल्टेज उतार चढ़ाव हो रही है, वोल्टेज का ज़्यादा उतार चढ़ाव, वोल्टेज का ज़्यादा उतार चढ़ाव इस बल्ब को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि ये बल्ब जो है खराब होने के पूरे चांस रहते हैं अगर वोल्टेज का ज़्यादा उतार चढ़ाव, कभी कम वोल्टेज लो वोल्टेज आ रही है, कभी हाई वोल्टेज आ रही है, तो ये ऐसे बल्ब जो है खराब होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इनकैंडेसेंट लैंप जो है वोल्टता की उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों आज की क्लास में पढ़ा है हमने इतना। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में? जो हमने ये अन्य लैंप देखे ना, गैस डिस्चार्ज लैंप, नियॉन साइन लैंप, कार्बन आर्क लैंप, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में करते हैं इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।